स्टूडेंट, आपका ये पहला चैप्टर है आईटीआई फिटर में सुरक्षा एवं सावधानियां, सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस। इंग्लिश में इसका नाम याद रखना है आपको, सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस, स्पेलिंग सहित। अब इसको पढ़ाने की बात आती है कि घर पर आप इसको कैसे पढ़ेंगे। उस पढ़ाने के तरीके को मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे कि इसमें पहला इंट्रोडक्शन कह लीजिए या स्टार्टिंग की ये जो आपका पैराग्राफ है, इसको हमें समझना है। इसमें कहा गया है कि आईटीआई में जो भी नए छात्र प्रवेश लेते हैं कि उसमें आपका उनको ये नॉलेज नहीं होती कि आपको आईटीआई में मशीन भी कोई चीज़ होती है। आईटीआई क्या चीज़ होती है उनके लिए, आईटीआई एक नई चीज़ होती है। उनको सुरक्षा, सावधानी, मशीन कैसे चलाई जाती है उनका कोई ज्ञान नहीं होता। और इसी के कारण जो स्कूल वाले बच्चे होते हैं और यूनिवर्सिटी या कॉलेज से जब निकल के आते हैं उनके बीच ज़मीन आसमान का अंतर रहता है। अब आईटीआई में जब वो प्रवेश लेते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी मशीन होती हैं, कटिंग टूल भी होती है। उनकी सुरक्षा के लिए मतलब उनसे सुरक्षित अपने आप को रखने के लिए कुछ सुरक्षा सावधानियां और डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है। उनके बारे में ये चीज़ बताई गई है यहाँ पर नीचे कि नए छात्र जब आएंगे तो उनके लिए क्या रूल रेगुलेशन होंगे। न्यू कमर्स, नए छात्र के लिए न्यू कमर्स उनको बोलते हैं, COMERS। थोड़ा सा इसके लिए इंग्लिश भी साथ साथ सीखेंगे और इंग्लिश वर्ड पर भी ध्यान देंगे आप। जैसे अनुशासन नीति, डिसिप्लिन पॉलिसी हमारी क्या होती है कि हर बच्चे को पहले डिसिप्लिन सिखाया जाता है। यदि कोई बच्चा इनडिसिप्लिन होता है तो वो किसी मशीन को छू सकता है, गड़बड़ कर सकता है और एक्सीडेंट हो सकता है। तो डिसिप्लिन सबसे पहला नियम है। अटेंडेंस, किसी भी आईटीआई या टेक्निकल या डॉक्टरी लाइन के कोर्स करने के लिए अटेंडेंस पॉलिसी होती है। यानी कि उसको अब 10वीं 12वीं करने के बाद जब वो आईटीआई में आता है तो उसको 80% कम से कम 80 to 90 या 100% उपस्थित रहने की अपनी एक आदत डेवलप कर लेनी चाहिए स्कूल से अलग। अब फिर ड्रेस कोड होता है। ऑल इंडिया लेवल पर आईटीआई का भी या फिर किसी फैक्ट्री का भी एक ड्रेस कोड होता है। उसी ड्रेस कोड से वो पहचाने जाते हैं। मान लिया बहुत बड़ी मशीन चल रही है और बिना ड्रेस कोड के अगर कोई दूसरा आदमी, बाहर का आदमी आके उसका कोई स्विच ऑन या ऑफ कर दे तो वो पता नहीं चलेगा यदि ड्रेस कोड नहीं है। ड्रेस कोड के बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। प्रोग्रेस रिपोर्ट, जब हम कोई कोर्स करते हैं टेक्निकल कोर्स, उसमें हम प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाते हैं। वो प्रैक्टिकल बेसिस होती है और जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, प्रैक्टिकल, वर्कशॉप, कैलकुलेशन एंड थ्योरी, जिस ट्रेड का से हम आईटीआई कर रहे हैं उसकी अच्छी नॉलेज और किस समय के अनुपात में किस प्रकार से वो बच्चा तेजी से सीख रहा है, उसी को हम प्रोग्रेस रिपोर्ट कहते हैं। मासिक टेस्ट, मंथली टेस्ट का भी डिसीजन हम लेते हैं। और फिर लीव होती है, अवकाश, छुट्टियों वगैरह के बारे में भी हमें, काम करने के घंटे, ये सारे आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में सिखाए जाते हैं। अब आती है सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। सॉफ्ट स्किल में हमारा आता है कि यदि हम सॉफ्ट स्किल है तो हम बहुत जल्दी से हम आईटीआई कोर्स करके सफल हो जाएंगे। उसका कारण ये है, सॉफ्ट स्किल यदि कोई बच्चा है तो वो अच्छी, उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, उसका शुद्ध एक्यूरेट वो भाषा बोलेगा और उसका बातचीत करने का तरीका भी बहुत ही इनोसेंट और सॉफ्ट होगा। वो सबको पसंद आता है, इसलिए हमें सॉफ्ट स्किल होना ज़रूरी है। सॉफ्ट स्किल के क्या फ़ायदे हैं और सॉफ्ट स्किल की कल्पना क्यों की जाती है? वो इसलिए की जाती है कि यदि कोई स्टूडेंट या ट्रेनी सॉफ्ट स्किल है तो उसका पर्सनल कैरेक्टर भी अच्छा होगा, सामाजिक जो रेस्पेक्ट है, वो सोशल रेस्पेक्ट, वो भी ठीक ठाक होगी, शुद्ध भाषा होगी, उसकी आदतें अच्छी होगी, उसकी फ्रेंडशिप अच्छी होगी और वो आशावाद तरीके से काम करेगा। अब जो ये गुड कैरेक्टर के पार्ट हैं। अब सॉफ्ट स्किल टेक्निकल स्किल के लिए बहुत ज़रूरी है। सॉफ्ट स्किल, टेक्निकल स्किल, सॉफ्ट स्किल। फीचर ऑफ टेक्निकल सॉफ्ट स्किल क्या क्या होंगे आपके? स्ट्रोंग एथिक होंगे हमारे, सशक्त, बढ़िया, एकदम स्ट्रोंग कार्य की नीति होगी। पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, मतलब हम एकदम
नेगेटिव नहीं सोचेंगे कि ये तो काम हमसे नहीं होगा या नहीं, बहुत ये तो भारी है या कुछ है, पॉजिटिव नहीं हो जाएगा। गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, इंटरपर्सनल स्किल होना चाहिए, मतलब पारस्परिक एक दूसरे से अच्छे इंटरपर्सनल स्किल उसमें होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ काम करने का। और समय टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मारुति उद्योग में हर 8 मिनट में एक कार निकलती है बन के, यानी कि लास्ट स्टेशन से जो असेंबली लाइन होती है। यदि टाइम मैनेजमेंट ना हो तो यदि दिन में 200 कार बननी है तो, और यदि 200 की जगह 150 ही कार बने तो हमें घाटा कितने का हुआ कार बनाने का, 50 कार का घाटा हुआ, वो बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसी किसी भी चीज़ में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट से हमें बहुत ज़्यादा लाभ होते हैं। समस्या प्रॉब्लम ऑफ सॉल्विंग स्किल, जो भी प्रॉब्लम कोई बीच में ब्रेकडाउन या कोई चीज़ आती है उसको बहुत सहजता से सोल्व करने की कैपेसिटी सॉफ्ट स्किल के अंदर आती है, ठीक है ना। टीम वर्क, मतलब कोई भी कंपनी है उसमें ना सब काम इकट्ठे मिलके करते हैं, तो एक दूसरे से मतलब कोरिलेशन बना के हमें काम करना होता है। ये भी एक टीम वर्क का हिस्सा होता है। मतलब अपने एटीट्यूड में नहीं रहना और अलग अलग से नहीं रहना, सबकी एक दूसरे की राय जहाँ पर जिसकी ज़रूरत हो वो लेके आगे चलना और एक दूसरे को कोऑपरेट करना टीम वर्क में आता है। ये बहुत ही ज़रूरी है फैक्ट्री के लिए। आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो ये तो अनिवार्य कंडीशन है। लॉयल्टी भी होनी चाहिए, यानी कि हम किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हमें ये देख करना चाहिए काम सोच के, या आईटीआई में हम कोर्स कर रहे हैं कि ये हमारी अपनी आईटीआई है, ये मशीन हमारी अपनी है, हमारे देश की है, हमारी राष्ट्रीयता की है, तो हमें अपनी फैक्ट्री, अपनी देश, अपने मातृभूमि, अपने घर परिवार रिश्तेदार सबके लिए लॉयल होना चाहिए, वफादार होना चाहिए। तो फिर हम अपने जीवन में हमेशा सक्सेसफुल इंसान माने जाएंगे। एबिलिटी टू एक्सेप्ट चैलेंजिंग एंड क्रिटिसिज्म, आलोचना को अगर कोई हमारे काम में कमी निकालता तो उसका हमें वो होना चाहिए क्रिटिसिज्म की योग्यता। फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि हम किसी काम को कर रहे हैं तो उसमें हमें थोड़ा सा अपने आप को नर्म होके काम करना चाहिए, मशीन के साथ भी और टीम मेंबर्स के साथ भी। दबाव में अच्छी तरह काम करना, वर्किंग वेल अंडर प्रेशर, एक बहुत बड़ी योग्यता है। यदि हमारे पास मास प्रोडक्शन है या कोई काम का बहुत बड़ा दबाव है, अंडर टाइम लिमिट कोई काम करना है, तो उस दौरान भी हमें दिमाग पे प्रेशर ना लेके वर्किंग करना चाहिए अंडर प्रेशर। तो ये योग्यता होती है सॉफ्ट स्किल की। पूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद जॉब कंप्लीशन के बाद जो जॉब एरिया है वो हमें तलाश करते रहना चाहिए, यानी कि हमें नॉलेज होनी चाहिए कहाँ पर जॉब अवेलेबल है, एनटीपीसी में, डीआरडीओ में, या फैक्ट्री में, या कार्स बनाने वाली कंपनी में। फिर आती है बात एक्सीडेंट की। एक्सीडेंट में ये होता है कि किसी भी कारखाने में 24 घंटे कहीं ना कहीं जब भी मशीन चल रही होती है वहाँ पर दुर्घटना होने के 100% चांसेस होते हैं। वो घातक होते हैं, जानलेवा भी होते हैं। और दुर्घटना में ये सबसे बड़ा जो होती है दुर्घटना किसी कंपनी में, उसमें से 3% यदि है तो 2% जो दुर्घटनाएं होती है वो कारीगर यानी कि टेक्नीशियन यानी कि आईटीआई होल्डर की गलती से होती है। शेष 1% जो गलती वो प्रबंधक या किसी अन्य मैनेजमेंट के व्यक्ति द्वारा होती है, तब वो दुर्घटना घटित होती है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना होता है कि हमें आपका सेफ्टी एंड प्रिकॉशन को ध्यान में रखते हुए उसकी ट्रेनिंग बार बार लेते रहना चाहिए। यदि दुर्घटना हम वास्तव में किस घटना को कहते हैं, न चाहते हुए कोई घटना घट जाती है तो उसे हम एक्सीडेंट कहते हैं, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि दुर्घटना सुरक्षा हटी दुर्घटना घटी, यानी कि सुरक्षा अगर हम नहीं रखेंगे तो दुर्घटना कभी भी घट सकती है। कारखाने में दुर्घटनाओं के बहुत सारे कारण होते हैं। कारीगर द्वारा ठीक विधि न अपनाना, कारीगर की ठीक टेक्नीशियन की ठीक ट्रेनिंग न होना, लापरवाही, इनडिसिप्लिन, मानसिक स्थिति, क्यूरियोसिटी, बहुत सारे होते हैं। वो आगे पढ़ाए गए हैं, आगे समझ में आ जाएगा वो, ठीक है ना। तो अगला ये पेज नंबर 5 पे दिया गया है कुछ चीज़ें जो कि वर्कशॉप में जब हम काम करते हैं या फैक्ट्री में काम करते हैं या आईटीआई की वर्कशॉप में काम करते हैं तो उसमें हमें ध्यान रखना होता है कि हमारी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है और किन के कारण हमें, किन घटनाओं के कारण हमारी दुर्घटना होती है। नंबर 1 इग्नोरेंस,
अज्ञानता, यानी कि हमें जिस मशीन पे काम कर रहे हैं या कोई कोई हम उपकरण यूज कर रहे हैं उसकी पूरी नॉलेज नहीं है। एक दूसरा, गलत आपका वस्त्र, जो हमारे जो क्लोथिंग है वो सही नहीं है, ढीले ढाले कपड़े पहने हुए, चप्पल पहने हुए, अंगूठी या घड़ी पहने हुए, ये नहीं पहननी चाहिए। ओवर टाइम हम थके हुए हैं, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, एक शिफ्ट कर ली, दूसरी शिफ्ट कर ली, जो 8 दूनी 16 घंटे हो गए, फिर अगली शिफ्ट भी करना चाहते तो हमें नींद आ सकती है और वहाँ पे दुर्घटना हो सकती है। क्यूरियोसिटी तो बताया ही था अभी थोड़ी देर पहले, मतलब ज़्यादा उत्सुकता से हमें फ्रेज करना चाहिए, हमें पहले ट्रेंड होना चाहिए, बिल्कुल सहजता के साथ हमें मशीन पर काम करना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, लैक ऑफ इंटरेस्ट, कम रुचि नहीं होनी चाहिए उस काम में, खेल खेल में उस काम को बहुत ही आनंद के साथ करना चाहिए। इनकरेक्ट प्रोसीजर नहीं अपनाना चाहिए। इर्द गिर्द का वातावरण, सराउंडिंग सही साफ सफाई होनी चाहिए। अपने आप अगर कोई साफ सफाई नहीं है तो अपने आप साफ सफाई कर लेनी चाहिए। इनडिसिप्लिन, अनुशासनहीनता नहीं होनी चाहिए। पोजीशन ऑफ मशीन टूल्स, मशीन और टूल्स की पोजीशन सही सही रखी रहनी चाहिए। फाल्टी वायरिंग नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बिजली की वायरिंग अगर फाल्टी है तो झटका लग सकता है, दुर्घटना का कारण बन सकती है। हानिकारक मटेरियल, हार्मफुल मटेरियल वहाँ पर नहीं होना चाहिए। बैड प्लानिंग नहीं होनी चाहिए। और सुरक्षा गार्ड वगैरह हमें पहन के रखने चाहिए। मशीन के ऊपर गार्ड भी लगा रहना चाहिए। चैन के ऊपर चैन कवर होना चाहिए। चैन के ऊपर चैन कवर नहीं है तो हमारी कपड़े फंस सकते हैं। क्या मैं बाइक का एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ग्राइंडिंग व्हील पर भी हम कोई काम कर रहे हैं और हमने ढीले ढाले कपड़े पहने हुए तो वो लिपट सकते हैं उस पर, और उस पर कवर नहीं है तो वो जल्दी लिपटने के उसका कारण बनता है। सो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद अगला टॉपिक आता है हमारा टाइप ऑफ सेफ्टी। सेफ्टी 3 टाइप से होती है आपकी। एक सेफ्टी तो होगी आपकी निजी सेफ्टी, सेल्फ, हमारी पर्सनल जो हम काम कर रहे हैं। दूसरी जनरल सेफ्टी, वो मशीन की भी होगी, हमारी भी होगी। और एक मशीन की खाली सेपरेट मशीन की सेफ्टी होती है, वो ध्यान में हमें रखनी होती है। सेल्फ सेफ्टी में हमें ये जूते, चप्पल नहीं पहननी चाहिए, जूते पहनने चाहिए, हेलमेट पहनना चाहिए और बहुत सारी सावधानियां रखनी चाहिए। मशीन को चलाना, किस मशीन को चलाना, कैसे चलाना, क्या एप्रन पहनना या रिफ्लेक्शन पहनना या फिर और बहुत सारे वो होते हैं, वो नहीं पहनने चाहिए। सेल्फ सेफ्टी में घड़ी, टाई वगैरह नहीं बांधनी चाहिए जब हम मशीन पर काम कर रहे हैं। कारखाने में अनावश्यक रूप से किसी मशीन के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। कटा हुआ बुरादा नहीं हटाना चाहिए। हाथ से ग्लव्स पहनने चाहिए। ऐसे बहुत सारे हैं वो जो आप खुद से समझ लेंगे। चश्मा पहनना चाहिए। वेल्डिंग की चमक से दूर रहना चाहिए। चोट लगने पर मतलब फर्स्ट एड लेनी चाहिए। जनरल सेफ्टी प्रिकॉशन, अगला जो दूसरे टाइप की जनरल सेफ्टी प्रिकॉशन में होता है कि आपको साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। नट बोल्ट को हटा देना चाहिए। मशीन का पूरा ज्ञान होना चाहिए। यदि नहीं ज्ञान है तो उसे नहीं चलाना चाहिए। फालतू में जो स्क्रैप बुरादा वगैरह पड़ा उसको साफ सफाई करवा लेनी चाहिए या खुद कर देनी चाहिए। और मापक औजारों का, टूल का सही से ज्ञान होना चाहिए, तभी उन्हें चलाना चाहिए। ये हमारे जनरल सेफ्टी रूल हैं। ब्रेकडाउन की स्थिति में हमें सबसे पहले स्विच ऑफ करना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें हैं। बिजली की नंगी तार को छूना नहीं चाहिए। भारी चीज़ को के पास जाने से पहले हेलमेट पहनना चाहिए। क्रेन के नीचे खड़ा नहीं होना चाहिए। कटे फट अब आती है इसमें बहुत सारी जनरल सेफ्टी में कपड़ों से संबंधित सुरक्षा। कपड़ों से संबंधित कपड़े ढीले ढाले नहीं पहनने चाहिए। डोंगरी पहननी चाहिए। एप्रन पहनना चाहिए। इलेक्ट्रिक वेल्डिंग करते समय एस्बेस्टस का ही एप्रन पहनना चाहिए। अब मशीन की सेफ्टी। मशीन की सेफ्टी में आता है आपका तेल, ग्रीस वगैरह, नट बोल्ट आदि का निरीक्षण सही तरीके से कर लेना चाहिए। कोई लूज तो नहीं है मशीन पर, मशीन का कोई पार्ट लूज तो नहीं है, मशीन में लुब्रिकेंट है कि नहीं। और चलती हुई मशीन का गियर या मूवमेंट वाला पार्ट, मूविंग व्हील पकड़ना नहीं चाहिए। अपने हैंड से उसे रोकना नहीं चाहिए। बिजली चले जाने पर उसका स्विच ऑफ कर देना चाहिए। हमेशा छेड़छाड़ उस पर नहीं करनी चाहिए। लुब्रिकेंट तो करते रहना चाहिए हमेशा। चलती मशीन पर माप नहीं लेनी चाहिए। सेपर प्लेनर पर कोई टूल नहीं रखना चाहिए। ऐसी बहुत सारी सावधानियां हैं जो मशीन से संबंधित होती है, वो आपके फैक्ट्री में साथ के साथ बताई जाएंगी। लेकिन ये हमें पहले ही अपनी ITI के कोर्स में ही आदत में डाल लेनी चाहिए। ये देखो हैंड टूल्स रखे हुए, हैंड टूल से संबंधित कैसे उनको यूज़ करना, कहाँ पर यूज़ करना, कहाँ पर रखना, वो हमें पूरी सावधानी रखनी चाहिए। अगला
टॉपिक आता है बिजली संबंधी सुरक्षा। आजकल सभी फैक्ट्रियां जो भी हैं वो सारी बिजली से चल रही है, तो बिजली से संबंधित हमें पूरा ज्ञान होना चाहिए। भले ही हम मैकेनिकल के हों, लेकिन इलेक्ट्रिकल का भी हमें ज्ञान होना चाहिए। बिजली की नंगी तार, कटी फटी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपका बिजली के स्विच वगैरह को बिना अनावश्यक रूप से उसमें के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। पहले शट डाउन लेना चाहिए। शट डाउन मतलब मेन स्विच बंद कर देना चाहिए। उसके बाद एक प्रॉपर नियम के तहत उस पर काम करना चाहिए और उसको सही करना चाहिए। अब बात आती है आग लगना। फैक्ट्री में आग लगना एक बहुत बड़ा ही एक्सीडेंट में आता है। ये इंडस्ट्रियल इमरजेंसी में आता है। यदि कोई आग लग जाती है किसी फैक्ट्री में तो बहुत सारे वर्कर मरने की संभावना होती है और मशीनें भी जल जाती है, नुकसान भारी होता है। तो इसको रोकने के लिए मोस्टली हमारे यहाँ क्या होता है कि आग का हमें सब पता है, आग का एक ट्रायंगल होता है। आग जो जलती है वो ऑक्सीजन की सहयोग से ही जलती है, यानी कि ईंधन होना चाहिए, लकड़ी या प्लास्टिक, उसके साथ ऑक्सीजन भी होनी चाहिए। यदि ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है तो वहाँ पर आग नहीं लगेगी कुछ जगह। तो हमें ऑक्सीजन की सप्लाई हमेशा बंद कर देनी चाहिए यदि हमें आग को रोकना चाहिए। स्टार्टिंग का जो स्टेप है आग को बुझाने के लिए। अब आग बुझाने के लिए आग की पहले कैटेगरी हमें बतानी चाहिए। पहले तो सॉलिड चीज़ों से आग लगती है, लकड़ी, पेपर, क्लॉथ, ये आती कैटेगरी ए में। आग का भी वर्गीकरण किया गया तो क्लास ए की जो आग है वो लकड़ी, वुड, पेपर से लगती है। इसे हम पानी से भी बुझा सकते हैं। पानी एकदम सबसे प्रभावी है ग्रेड 1 की आग बुझाने के लिए। दूसरी आग होती है दर्भ से लगने वाली आग। इसमें लिक्विड तेल वगैरह होता है। इसको बुझाने के लिए हम फोम या सूखा पाउडर प्रयोग करते हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड का पाउडर होता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सॉरी। तो इनको हम क्या करते हैं, इनको जहाँ पर आग लग रही होती है दर्भ से, उसके ऊपर छिड़क देते हैं, छिड़काव कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, स्प्रेइंग करने से ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है और वो आग बंद हो जाती है, बुझ जाती है वो आग। सी कैटेगरी में जो रखा गया है, इसमें गैस से लगने वाली आग है और लिक्विफाइड गैस से लगने वाली आग है। सी कैटेगरी गैस से। अब इसको बुझाने के लिए हमें सीधा सबसे पहले गैस की सप्लाई हमें बंद कर देनी चाहिए, ठीक है ना। इसको बुझाने के लिए हम ड्राई पाउडर, ये फोम वगैरह भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। एक डी कैटेगरी की आग जो बहुत महत्वपूर्ण होती है वो क्या होती है, वो आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में जो आग लगती है, फिर प्लास्टिक वगैरह में लग जाती है उसके सर्किटों में, उसको हम डी कैटेगरी में रखते हैं। वो सबसे डेंजरस होती है। इसको बुझाने के लिए हमें सीटीसी सिलेंडर सबसे ज़्यादा उपयोगी है, ठीक है ना, सीटीसी सिलेंडर। लेकिन डी कैटेगरी के आग को बुझाने के लिए सी कैटेगरी के उसको एक्सटिंग्विशर का यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। अब आती है हमारे टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक्सटिंग्विशर जो होते हैं आपके, ये फायर सिलेंडर होते हैं। ये वाटर टाइप भी होता है, फोम टाइप भी, पाउडर टाइप भी, CO2 टाइप भी, हेलोन टाइप भी। अलग अलग जगह अलग अलग यूज होता है। इसमें प्रेशर डाल के या तो पाउडर भर जाता, पानी भी होगा, प्रेशर भी होगा, फिर ऊपर से इसको सील कर दिया जाएगा। जैसे इसकी सील खोलेंगे और स्प्रेइंग हो जाएगी प्रेशर के साथ, वो प्रेशर काम करेगा। जैसे आजकल होली पे यूज नहीं करते, स्प्रे आता है एक, और उससे ना रंग बिखर जाता है, ऐसे ही इसमें पाउडर भी बिखर जाएगा, कोई भी चीज़ और भी बिखर जाएगी यदि हमने इसमें प्रेशर भी डाल दिया प्लस पाउडर भी डाल दिया, ठीक है। तो ये फायर एक्सटिंग्विशर है जो हर एक फैक्ट्री में और ITI में भी लगे हुए हैं। ये आप ITI में अपने एग्जाम्पल देख लेंगे। अलग अलग टाइप के होते हैं, वो आप समझ लेंगे। अब फायर आग लग जाने पर जो अपनाई गई प्रक्रिया है वो क्या होती है कि पहली बात तो हमें जब आग लग जाती क्या क्या करना चाहिए। आग चिल्लाना चाहिए और उसके मेन बाहर निकल जाना चाहिए। मेन एंट्री गेट से अलार्म बजाना, फायर का अलार्म बजा देना चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो आप ध्यान रखेंगे। अब अगला टॉपिक आ जाता है सेफ्टी साइन। असल में क्या है कि आप देख रहे हो कहीं आप यात्रा करने जाते हैं तो सारे नीले बोर्ड लगे हुए हैं, यहाँ पर नोएडा जाना, उधर कापासाड जाना, गाजियाबाद जाना, गाजियाबाद इतने किलोमीटर, देहरादून इतने किलोमीटर। वो जो बोर्ड लगे रहते हैं उनको हम सेफ्टी साइन कहते हैं, या फिर
वे सेफ्टी साइन जो होते हैं वो कई तरीके की उनके अलग अलग कैटेगराइज उन्हें हम करते हैं, मैंडेटरी साइन बोलते हैं। और एक होता है प्रोविजन साइन, और एक वार्निंग साइन, और एक इंफॉर्मेशन साइन। ये जो संकेत होते हैं ये अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे आदेशात्मक, आदेश मतलब मैंडेटरी साइन, जैसे नीले रंग पर सफ़ेद उससे लिखा हुआ, जैसे हम कहीं जाते हैं। ये तो मैंने ट्रैफिक का एग्जांपल लिया, लेकिन ये वियरिंग हेलमेट, वियरिंग आई प्रोटेक्शन, वियरिंग आपका वियरिंग हेलमेट, वियरिंग आई प्रोटेक्शन, वियरिंग ईयर प्रोटेक्शन, शूज प्रोटेक्शन, ग्लव्स प्रोटेक्शन, रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन, ये सारे सिंबल्स आपको आईटीआई में भी दिखाई दे जाएंगे और फैक्ट्री में भी दिखाई दे जाएंगे। ठीक है। सिगरेट प्रोहिबिशन, ये आपको सिगरेट नहीं पीना, यहाँ पे पैदल नहीं चलना, नो स्मोकिंग का, ये आपके प्रोहिबिशन साइन होते हैं। ठीक है, यानी कि बिल्कुल निषेधात्मक, जिनका जो चीज़ बिल्कुल मना ही है, यानी कि सिगरेट पीना मना है आपका, ये आपका पैदल चलना यहाँ पे मना है, यहाँ पर वाटर का फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना मना है। तो ये प्रोविजन साइन किस कलर के होते हैं वो आपको देख लेना है रोकथाम के लिए, इसलिए लाल रंग की होती है इसमें क्रॉस। ठीक है, लाल रंग से क्रॉस किया होता, काले से बना होता है वो चिन्ह, काली पट्टी बनी होती है। अब ये अगला है वार्निंग साइन। वार्निंग बहुत डेंजर है, जहाँ पे खतरा है उसके लिए रिस्क ऑफ फायर, रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, रिस्क ऑफ टॉक्सिक हैजार्ड, ये सारे दिए गए हैं, ये आप समझ लेंगे। और एक इन्फॉर्मेशन साइन, जैसे डॉक्टर की दुकान होती है उस पर भी सफ़ेद रंग में, उसकी कार पर एक जो पास बना होता है उसमें ग्रीन के ऊपर सफ़ेद रंग से लिखा रहता, प्लस बना रहता है। वकील का अलग सिंबल है, किसी और का अलग सिंबल है, इनको आप कहते हैं इन्फॉर्मेशन, सूचना देते हैं कि ये किस तरीके के उसके लिए यूज कर रहे हैं हम। अब फर्स्ट एड, अब फर्स्ट एड की बात है। फर्स्ट एड को आप समझ लेंगे, जब भी जैसी दुर्घटना होती है अचानक से हमें डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता, वो पास में ही नहीं बैठ रहा था, उसके लिए हम क्या करते हैं कि यदि कोई चोट लग गई तो उसमें हम फर्स्ट एड उससे दे देते हैं। तो कभी कभी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा बड़ा नुकसान होने से हम बच जाते हैं। जैसे किसी की पैर टूट गया और उसको पट्टा लगा के बांध दिया और फिर हॉस्पिटल ले गए, तो वो उसकी जो सेल्स हैं वो ख़राब नहीं होंगी और वो जुड़ने में सहायक होगा। जब वो डॉक्टर के पास जाएगा 3-4 घंटे में एम्बुलेंस के द्वारा, फिर हम उसको जो पैर जोड़ेंगे तो वो आसानी से जुड़ जाएगा, इन्फेक्शन भी नहीं होगा। यदि हमने उस पर अमोनिया स्प्रिट वगैरह सारा डिटोल वगैरह से वाश करके पट्टी बांध दी और फिर बाद में हॉस्पिटल ले गए, तो इसको हम पूरे को फर्स्ट एड कहते हैं। कभी कभी बेहोश भी हो जाता है, तो उस केस में हमें उसे सांस दिलानी होती है। वो कैसे दिलाई जाती है वो सारी आपकी इसमें बुक में दिया हुआ है। ये कई मेथड है, नेल्सन मेथड कि आप सिर की तरफ खड़े होकर यहाँ पे प्रेशर डालोगे तो आप आर्टिफिशियल उससे सांस देने की कोशिश करोगे। आर्टिफिशियल से मतलब उसे सांस बंद होगी, लेकिन हम दूसरा आदमी उसकी कोशिश कर रहा है सांस दिलाने की, इसको हम आर्टिफिशियल मेथड कहते हैं। शेफर मेथड भी होता है एक, ठीक है ना। अगला आपका शेफर मेथड में क्या होता है कि पैरों की साइड खड़े होते हैं और फिर इसके पेट के ऊपर उल्टा लिटा के जिस प्रकार से प्रक्रिया दिखाई गई वैसे हम सांस दिलाने की इसकी कोशिश करते हैं। ठीक है, मुंह की टेक्निक भी होती है, कभी कभी हम मुंह से खींच के हम उसको सांस देने की कोशिश करते हैं। यदि उसका मुंह बंद हो जाता है तो उसे खोलने की कोशिश करते हैं। ये आपने देखा होगा, कभी कभी कहते हैं ना गाँव की भाषा में कि इसकी जुबाड़ी बंद हो गई तो इसको कैसे खोला जाता है, तो वहाँ पर सांस दिलाने की उनकी जो अनकॉन्शियस हो जाता है कोशिश करी जाती है। कभी कभी हार्ट अटैक भी आ जाता है। हार्ट अटैक के केस में भी आर्टिफिशियल सांस देने की उसकी कोशिश करते हैं। ये इसमें तरीके आप समझ लेंगे। अगला है आपका 5S। 5S में क्या होता है कि 5S में आपको समझना है, 5S एक बड़ी महत्वपूर्ण क्रिया है, आप समझ लेंगे। रोगियों को जो अगर कोई आपका पेशेंट है उसका सांस रुक गया है या हार्ट अटैक हो गया है, कैसे उसको फर्स्ट एड देते हैं। अगला टॉपिक आता है लास्ट वाला इस सुरक्षा सावधानी में 5S की कॉन्सेप्ट। 5S का कॉन्सेप्ट ये जापानी वर्ड से लिया गया। इसमें कॉन्सेप्ट बनाया गया है, एक छोटा सा
एक बहुत ही छोटा सा फार्मूला दिया गया, जैसे कि एक मंत्र नहीं होता, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो न प्रचोदयात्। ऐसे ही वो मन की शांति के लिए बहुत कूल रहता मन। ऐसे ही फैक्ट्री में काम करने के लिए एक बड़ी ही शॉर्ट में एक फार्मूला 5S का दिया गया। उस 5S के फार्मूले को सबको सिखाया जाता, सभी फैक्ट्री में सिखाया जाता। उसमें क्या होता है कि फैक्ट्री में बहुत सारे प्रोडक्ट पड़े रहते हैं, बहुत सारे टूल्स पड़े रहते हैं, बोल्ट रखे रहते हैं, तो वो लेकिन एक सीक्वेंस में रखे रहते हैं, तरीके से रखे रहते हैं। तो उसी से संबंधित ये 5S है। इसमें क्या होता है कि सेरी, सेशन, सीसो, सिकेत्सु और शितके, ये जो 5 है, ये 5S है। हम इनको ऐसे याद रखेंगे इंग्लिश के वर्ड से, सेपरेट, सॉर्टिंग, साइन, स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है ना, और लास्ट वाला सस्टेनिंग। इसमें सस्टेनिंग है, यहाँ पर ये सस्टेनिंग है। और ये जो 5S की कल्पना है, इसमें क्या करेंगे कि हम कहीं पे भी, जहाँ पे भी, या घर हो या कुछ भी हो, घर में बहुत सारी चीज़ें होते हैं, उनका वर्गीकरण करेंगे हम, उन्हें छांट लेंगे कौन चीज़ कहाँ पर रखनी। सर्दियों के कपड़े परमानेंट नीचे बॉक्स बेड में रख देने या कहीं पर रख देना चाहिए, गर्मियों के कपड़े निकाल लेने चाहिए, और कुछ चीज़ें साबुन सोप कहीं अलग बाथरूम में रखनी चाहिए, और बहुत सारी किताबें कहाँ पर रखनी है। तो ये जो व्यवस्थित वर्गीकरण होता है ना, यही आपका सेपरेट करना होता है, ठीक है ना। इसमें कोई चीज़ बेकार है उसे हटा देते हैं जो परेशानियों का कारण बन सकता है। दूसरा है सॉर्ट, फिर उन्हें सॉर्ट करते हैं, पहले तो उनका वर्गीकरण करते हैं, जो बेकार चीज़ें सॉर्टिंग में उन्हें हटा देते हैं, जिससे समय बर्बादी नहीं होती, वो ना हिंड्रेंस पैदा करते हैं, ठीक है, और काम आसानी से होता रहता है, वो उसमें हिंड्रेंस पैदा नहीं होती। फिर साइन, सबको साफ सुथरा करके रखते हैं, ठीक है ना। इससे ना कार्यस्थल और मशीनरी साफ सफाई इससे रखेंगे हम, तो इसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और एक्यूरेसी आती है। स्टैंडर्डाइजेशन, इसमें क्या होता है कि जो साफ सफाई है वो स्टैंडर्ड मानक के अकॉर्डिंग बनाने रखनी होती है, बिल्कुल साफ सफाई रोजाना, ये नहीं कि एक दिन कर ली एक दिन नहीं कर ली। अब सस्टेनिंग, इसको बनाए रखना, इसको, इस क्रम को जो हमने बना के रखा है, एक सीक्वेंस होती है कि जैसे प्रोडक्शन में भी मान लो आप कार बना रहे हैं, हम पहले इंजन लगाएंगे, फिर कुछ और लगाएंगे, फिर उसके बाद कुछ और लगाएंगे, तब जाके उसकी वो होती है, असेंबलिंग होती है, फिर एक कार बन के आती है, लेकिन वो सीक्वेंशियली होती है। ऐसे ही 5S में भी सारी चीज़ें सीक्वेंस में करते हैं और फिर उन्हें बना के रखते हैं हम। 5S बहुत ही महत्वपूर्ण, सबसे पहले कहीं भी नौकरी पे जाओगे 5S आपको सबसे पहले इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, इंडस्ट्री जो ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है, जॉब पे जाने से पहले, यानी कि असेंबली लाइन पे जाने से पहले जैसी ट्रेनिंग दी जाएगी, इसमें 5S आपको सिखाया जाएगा। 15 दिन की वो ट्रेनिंग होती है, उसमें सेफ्टी भी सिखाई जाती है। उसमें केवल एक यही चैप्टर है जो कि फैक्ट्री में नौकरी से पहले ही दिन, इस नौकरी के पहले और दूसरे दिन 15 दिन तक ये पढ़ाया जाता है, सेफ्टी का चैप्टर। तो इसलिए आप बच्चों इसको ध्यान से पढ़ लेंगे। PPE, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, आपने सुना होगा आजकल कोरोना लॉकडाउन में भी ये पर्सनल प्रोटेक्टिव किट जो होती है, वो एक डॉक्टर जो पूरा एप्रन सा पहने रखते हैं, पूरा कवर रहते हैं, उसमें एयर टाइट होता है पूरा, ठीक है ना, ये रेन कोट की तरीके से होता है। वैसे ही है ये PPE इक्विपमेंट्स में हमारे हेलमेट, मास्क आपका, और बहुत सारी चीज़ें, जूते, ये सारे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में आते हैं, इनका आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इस प्रकार से ये पूरा चैप्टर फिनिश होने को है। इसमें फिर ये टेक्निकल इमरजेंसी में कभी कभी पूरा प्लांट बंद हो जाता है, या फिर कोई सिस्टम फेल हो जाता है, जैसे कोरोना लॉकडाउन है, ये भी एक इमरजेंसी होगी, लेकिन ये टेक्निकल इमरजेंसी नहीं हुई, कंपनी में अलग टाइप की इमरजेंसी होती है, तो उसका हमें पता होना चाहिए, वो कंपनी में आपको बता देनी चाहिए। सेवा भंग होने पर हमें के प्रभाव को हमें नोट करना चाहिए आगे से, फिर उसकी सावधानी रखनी होती है। अब आती है कुछ प्रोडक्शन होती है, स्किन की प्रोडक्शन हम अच्छे ग्लव्स में यूज, H2SO4 तेजाब में तो हम हाथ नहीं डाल सकते, इसलिए हमें हाथ की सुरक्षा रखनी होती है। हाथ बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, रबड़ के दस्ताने यूज करने होते हैं। आंखें हैं, वेल्डिंग कर रहे हैं तो हमें
गूगल से एक ऐसा गूगल यूज़ करना चाहिए जो कि वेल्डिंग की चमक को हमारी आंखों पर न लगने दे, उसका प्रभाव खतरनाक वाला हमें ना करने दे। हियरिंग प्रोटेक्शन का भी, जहाँ पर ज़्यादा फैक्ट्रियों में ज़्यादातर शोर होता है तो वहाँ पर हियरिंग प्रोटेक्शन के जो इक्विपमेंट होते हैं वो यूज़ करने चाहिए हमें। पावर फेलियर में हमें क्या करना चाहिए, पावर फेलियर जब हो जाती है ब्लैकआउट, तो वहाँ पर क्या सावधानी रखनी चाहिए ये भी हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले स्विच ऑफ कर देना चाहिए, खिड़कियाँ खोल देनी चाहिए, ये 2 चीज़ें तो बहुत महत्वपूर्ण है। अब लास्ट में आती है हमारी इसकी जॉब की। हमें नौकरियों का तलाश में रहना चाहिए, जैसे जैसे हम ITI कर रहे हैं साथ साथ हमें नौकरी का भी देख लेना चाहिए कहाँ कहाँ पर हमें नौकरी मिल सकती है और उसकी प्री इंटरव्यू के लिए हम कैसे तैयारी करें। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का भी ध्यान रखना चाहिए, यदि हमारे अंदर ऐसा गुण हमें लग रहा है कि हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं तो हमें अपनी फैक्ट्री या कुछ लगाने का भी जज्बा रखना चाहिए। अग्रिम सीखने का, आगे सीखने का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। आप एडवांस डिप्लोमा कर सकते हैं, इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें आती है। फिर वास्ट मटेरियल है, वास्ट मटेरियल में बहुत बड़ा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। किसी भी फैक्ट्री में वास्ट निकलता है यानी कि कचरा। अब कचरे के मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, कचरे के मैनेजमेंट में बेकार तेल होता है, कपड़ा होता है, कटिंग होती है, बिजली के तार होते हैं, रिजेक्टेड पीस होते हैं, तो ये सारे कचरे में आते हैं। कुछ कुछ चीज़ों का तो हम कंपोजिट खाद बना लेते हैं, कुछ चीज़ों को लैंडफिल कर लेते हैं, भूमि में उपयोग कर लेते हैं, बुरादा वगैरह कचरे से भरी होती है। कुछ चीज़ों को हम बर्निंग जला के भी ख़त्म कर देते हैं जिससे साफ़ सफाई बनी रहती है। और आगे एडवांटेज ऑफ वास्ट मटेरियल ये आप समझ लेंगे, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, प्रतिकूल असर नहीं पड़ता है, एनवायरनमेंट शुद्ध रहता है, आर्थिक दशा में सुधार होता है। हम कचरे को बेच के वो ही, जैसे कोई स्क्रैप हुई उसको सेल करके वो हम उससे अपना पैसे अर्न कर लेते हैं इंडस्ट्री के लिए या घर के लिए भी। तो ये जो वास्ट मैनेजमेंट है ये भी हमें सीख लेना चाहिए। और आपका ठीक है, गाइडलाइन फॉर गुड शॉप फ्लोर मेंटेनेंस। शॉप फ्लोर मेंटेनेंस के लिए हम मतलब जहाँ हम काम कर रहे हैं उसे शॉप कहते हैं, ठीक है। वर्कशॉप में सफाई का क्या फ़ायदा होता है, बेहतर प्रोडक्टिविटी होती है, बेहतर ऑपरेटर क्षमता होती है, बेहतर संचालन होता है चीज़ों का, स्क्रैप में कमी आती है रिजेक्टेड पीसीज में। अब बस ये डायरेक्ट आपकी एक्सरसाइज आ गई है। 5S के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी होती है, गुणवत्ता में बढ़ोतरी होती है और लागत में कमी आती है। 5S के 4 फायदे भी, 3 फायदे ये याद रखेंगे, ठीक है ना। ये भी आप याद रखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।